welcome to the channel. Let's add crack it. Hope you all are doing well. So today is a D25 video on MCQ series from chapter Indian Economy on the eve of independence, which is a part of Indian economy. So ये हमारा Indian economy का जो on the eve of independence chapter है, first chapter, इसका part 4 वीडियो है. सो इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं. सो ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी की बुक का. सो ये पार्ट आपने प्रीवियस अपनी +1 क्लास में भी नहीं किया हुआ. क्लियर. ये बुक से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स आपने नहीं किए. ये आपके लिए एक नया चैप्टर है. क्लियर. नई बुक है. इसलिए अगर आपने पहले रिवीजन नहीं की और टर्म 1 के जो एमसीक्यू पेपर आपके आ रहे हैं उनके लिए आपके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिट रहेंगी. सो स्टार्ट करते आज का लेसन. जैसे हम डेली 5 एमसीक्यूज करते हैं, आज भी हम 5 एमसीक्यूज करेंगे और प्रीवियस हम 15 एमसीक्यूज कर चुके हैं और आज के 5 करके 20 हो जाएंगे. हार्डली हमारा एक या फिर 2 लेसन रह जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. देन वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर पॉवर्टी. क्लियर. सो स्टार्ट करते आज का लेसन. और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन विद टाइम आपको मिलती रहे. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आपको सारी वीडियोस के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और साथ ही साथ अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं. उससे आपको डे 1 से लेकर लास्ट तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो हम प्रीवियस चैप्टर कर चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी और इसके भी. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो क्वेश्चन आज का जो वीडियो का पार्ट होगा इसमें अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा. बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन जो आपको बुक से हार्डली किसी बुक में ये क्वेश्चन होगा. होप शायद ये नहीं मिलेगा आपको. क्लियर. सो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन वो टॉपिक आपकी बुक में जरूर है. क्लियर. सो इसीलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. डिक्केई मुस्लिन found in Bengal near Dhaka was famous for all over the world for which thing. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने कल जो टॉपिक है फीचर से रिलेटेड टॉपिक खत्म कर लिया था. क्लियर. सो आज का टॉपिक जो हमारा रिलेटेड होगा विद द इंडस्ट्री. क्लियर. इंडस्ट्री सेक्टर और थोड़ा सा पार्ट टच करेंगे विद द फॉरेन ट्रेड. क्लियर. लेकिन मेन पार्ट हम कल ही करेंगे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड. सिर्फ आज फोकस ज्यादा होगा क्वेश्चंस का ऑन इंडस्ट्री सेक्टर. क्लियर. सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से देना है. सो मैंने हिंट दे दिया आपको कि इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है. सो ऑप्शंस भी सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स की ही है. अगर हम ध्यान से देखते हैं तो डिकाई मुस्लिन बंगाल में जो है नियर ढाका, तो ये किस चीज के लिए फेमस है. अगर आपको पता है तो बहुत इजी है. सो आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर साइड में लिख सकते हैं. इससे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है. सो फिर हम आंसर पे भी चलते हैं और विद एक्सप्लेनेशन इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो आंसर इसका है कॉटन टेक्सटाइल. सो कॉटन टेक्सटाइल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब क्यों आंसर है इसको पढ़ते. ये थोड़े से कंसेप्चुअल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बहुत ही एग्जैक्ट इनके आंसर आपको पता होंगे तभी आप इसके आंसर बता पाओगे. तो अदरवाइज इसको आप डिटेल में पढ़ते तो देखिए क्या है कि कॉटन टेक्सटाइल इसका आंसर क्यों है. तो देखिए क्या था कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, एक बात समझ लीजिए कि अगर भी कोई कपड़े की बात आती है, टेक्सटाइल की बात आ रही है तो बंगाल जो शहर है उसका नाम जुड़ जाता है जो कि बहुत ही एक फेमस शहर था. फेमस अगर हम बोले तो बहुत ही फेमस था. किस चीज के लिए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. क्लियर. अब उसमें क्या था, पूरे इंडिया में जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी इंडिया की वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस थी. इसको हम डेकाई मुस्लिम भी बोल सकते हैं और इसको हम अगर आप कहीं और से सोर्सेज से पता लगाएंगे तो इसको डेका मुस्लिम भी बोलते हैं. डेका मुस्लिम भी बोलते हैं. तो बुक्स में मेनली आपकी बुक्स में डेकाई मुस्लिम लिखा हुआ है तो बट अदरवाइज इसको हम डेका मुस्लिम भी बोल सकते हैं. क्लियर. इसका नाम कहाँ से पड़ा. इसका नाम इसके शहर से बना. ढाका जो एक प्लेस है नियर ये बांग्लादेश के एक कैपिटल है. अब जो है इंडिया में बांग्लादेश नहीं आता. ये बंगाल की एक प्लेस है नियर ढाका विच इज प्रेजेंट कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. क्लियर. एंड ये चीज जो है फेमस है. ये ढाकाई मुस्लिम जो ये क्या है, एक ब्रांड है. ये एक ब्रांड नेम है. ये जो ढाका मुस्लिम है ये एक ब्रांड नेम है. क्लियर.
अब ये ब्रांड नेम किस चीज का है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल का। क्लियर? तो यहाँ पर क्या था कि फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिलता था, जिसे हम नॉर्मली आप हिंदी में भी बोलते हो, आपको पता होगा मलमल का कपड़ा। क्लियर? सो बहुत ही फेमस जो था मलमल का जो कपड़ा था, मलमल वाज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन। मुस्लिन की जो फाइनेस्ट वेराइटी थी वो क्या थी? मलमल थी। और ये प्राइमली वॉर्न बाय द रॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी को देने के लिए, रॉयल्टी के लिए पहनी जाती थी। जैसे राजा महाराजा उस टाइम के वो इस चीज को यूज करते थे। क्लियर? इसीलिए इसे मलमल शाही और मलमल खास भी बोला जाता था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ढाकी मुस्लिम। क्लियर? सो अगर भी कभी भी अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन हो, तो अगर बंगाल की बात आ रही है किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप अगर याद करेंगे, तो अगर हमने प्रीवियस भी एक क्वेश्चन किया था जो कि बंगाल से रिलेटेड था, तो अगर आपको याद हो तो बंगाल से रिलेटेड हमने एक जो फेमिनिस्ट रेफर किया था मूवमेंट। क्लियर? जो इंडस्ट्री की फेमिनिस्ट मतलब इंडस्ट्री से ही रिलेटेड था एक्चुअली, अगर हम सोचे, क्योंकि क्या था कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था। लेकिन वो जो फेमिनिस्ट क्वेश्चन जो हमने फेमिनिस्ट का पार्ट जो किया था, रिलेटेड किस चीज से था एक्चुअली? वो था क्रॉप फेलियर की वजह से जो शॉर्टेज हुई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही थी, सर्व शॉर्टेज हो रही थी, उसे हम बोलते थे फेमिनिस्ट। क्लियर? जो किस वजह से थी? जो थी क्रॉप की वजह से। क्लियर? तो क्रॉप उनकी, अब क्रॉप वहां पर जो क्रॉप उगती थी ज्यादा रिलेटेड थी कॉटन से, टेक्सटाइल से। सो इसी वजह से जो बंगाल जो है स्टेट, वो रिलेटेड है विद दी टेक्सटाइल। क्लियर? सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो ब्रांड है ढेकाई मुस्लिन, उस टाइम पर ये चीज जो थी प्रायर टू द ब्रिटिश रूल थी। क्लियर? बहुत ही फेमस थी। तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ढाकाई मुस्लिम जो है बंगाल के नियर ढाका पर है। अगर ढाका को आपको याद है, हिंट डी, डी फॉर ढाका एंड डी फॉर ढाकाई मुस्लिम, इससे आप याद रख सकते हो। दिस इज रिलेटेड विद व्हाट? कॉटन टेक्सटाइल। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज कॉज्ड बाय, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स जो था किस वजह से हुआ? ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी की वजह से, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से, चेंज इन दी पैटर्न ऑफ डिमांड की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए डिके यानी कि कम हो जाना ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज कॉज्ड बाय, किस वजह से हुआ? जो हैंडीक्राफ्ट का काम था वो किस वजह से एकदम से कम हो गया? ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसीज की वजह से, या फिर उनकी जो पॉलिसीज थी, टैरिफ पॉलिसी, जो टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज थी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड। अब देखिए ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हाथ से बने हुए कपड़ों की बात की जा रही है। क्लियर? तो ऑब्वियसली मशीन मेड प्रोडक्ट्स तो होगा ही। क्लियर? कंपटीशन तो होगा ही ना लोगों को। ऑब्वियसली हमें भी पता है उस टाइम पर जो कंपटीशन मेनली था मशीन मेड प्रोडक्ट्स का बहुत था, तो इस वजह से ये पॉइंट तो जरूर ही होगा। क्लियर? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही है ना, उसकी कमी की कम होने की बात हो रही है, तो कंपटीशन अगर होगा मशीन मेड का, तो ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट्स के से रिलेटेड ये चीज है। अब चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड से अगर देखिए अब ये कम हो रही, ये चीज का जो है जो ट्रेंड है कम हुआ, ये चीज बढ़ी, तो ये चीज किससे रिलेटेड है? थोड़ी बहुत डिमांड से भी रिलेटेड है। मतलब कि ये भी चीज आ रही है चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ डिमांड। तो जब एक से ज्यादा ऑप्शंस आ गए, अगर आपको तीसरी में कंफ्यूजन आप तो सीधा ऑल ऑफ दिस लगाकर अपना आंसर बता सकते हैं। हमेशा याद रखें पेपर में अगर ऑप्शन बेस्ड आपको जाना है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें नन ऑफ दिस है या फिर ऑल ऑफ दिस है, हमेशा याद रखिएगा कि उसमें एक चीज जरूर करनी है कि अगर आपको दो ऑप्शंस लग रही हैं ऐसी जो फेवर में जा रही है, तो आप सीधा ऑल ऑफ दिस, या अगर नेगेटिव सेंस में है क्वेश्चन तो नन ऑफ दिस लगाकर आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी ऑप्शन आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी। हमारा आंसर इस वजह से क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि ये डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स क्या है और क्यों हुआ। क्लियर? सो आंसर इसका ऑप्शन डी ही है। अब देखिए क्या था कि पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसकी पुअर स्टेट क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब ये दो कारण थे इनका, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिश रूल के टाइम पुअर स्टेट हो गई इसकी। क्लियर? तो इस वजह से दो रीजन थे। अब देखिए डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी को डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट को तब डिस्कस किया जाएगा जब इसका क्वेश्चन आएगा।
अब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स क्या है, तो देखिए क्या था इसमें, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स जो था, बिफोर सफरिंग द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ब्रिटिश राज में क्या था कि इंडिया जो था वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसकी एक्सीलेंस और क्वालिटी की वजह से। ये चीज हम ऑलरेडी प्रीवियस बेसिक लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन में भी हमने डिस्कस की थी कि इंडिया जो था एक फाइनेस्ट एक्सपोर्टर था, क्लियर। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी। तो मेन रीजन था इसका कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की इसमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। अब देखिए ब्रिटिश का राज आ गया तो उन्होंने चाहा कि इनका इनका काम बंद करना है, तो तभी उनका चल पाया, क्लियर। उन्होंने अपना काम चलाने के लिए, इंडियंस का जो काम था उसे बंद करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स को बंद करने के लिए क्या किया, टैरिफ पॉलिसी लगा दी। अब टैरिफ पॉलिसी क्या थी, ये रिलेटेड थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ये पॉलिसीज किससे रिलेटेड होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, क्लियर। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों थी, भेदभाव वाली क्यों थी, भेदभाव वाली इसलिए थी क्योंकि क्या था कि टैरिफ पॉलिसी में क्या किया जाता था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया जाता था ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो था एक्सपोर्ट फ्री, मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगी, कोई टैक्स नहीं लगा, और एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का फ्रॉम इंडिया जो है फ्री एक्सपोर्ट किया जाता था। क्यों, क्योंकि वो कहाँ जाता था, वो ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग उनके उनके स्टेट में जाता था, ब्रिटेन में जाता था वो रॉ मटेरियल, और उसको यूज करके वो अपनी इंडस्ट्री से उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, फिनिश्ड गुड तैयार करते थे उससे, क्लियर। लेकिन अगर बात की जाए इंपोर्ट्स की, अब ब्रिटिश इंडस्ट्री ने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उन पर क्या लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी देखिए, अब उनसे जो प्रोडक्ट आएंगे हम इंपोर्ट करेंगे तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट लगा दिया उन पर, क्लियर। तो ब्रिटिश इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट्स इनटू द इंडिया आने के लिए उन पे इंपोर्ट फ्री लगा दिया, लेकिन अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए वो नहीं ऐसा करते थे। तो इसलिए क्या था, वही चीज डिस्क्रिमिनेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं, क्लियर, भेदभाव वाली। मतलब कि अपनी जब उनका फेवर था तो वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते थे, जब इंडियंस की बात होती तो उन पर टैक्स लगा दिया जाता था। तो इस वजह से ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, जिस वजह से उनको हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स है उनको बहुत सफर करना पड़ा, और जिस वजह से वो धीरे धीरे करते बंद ही हो गए, क्लियर। सो नीचे गिरते उनका प्रोडक्ट बंद हो गया, हैंडीक्राफ्ट का ट्रेंड खत्म हो गया। अब दूसरा कारण क्या था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट आल्सो फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। अब देखिए मशीन मेड का ट्रेंड आ गया, तो हाथ से बने हुए कपड़े कौन पहनेगा फिर, तो इसलिए क्या था, हाथ से बने हुए कपड़ों को पहनने का ट्रेंड खत्म हो गया। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, अगर आपको पता हो कि इसकी हिस्ट्री को, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट्स को लाया, हैंडीक्राफ्ट्स को सॉरी बंद करने के लिए क्या किया, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम प्राइस पर, बहुत ही कम प्राइस पर उन्होंने लॉन्च किया और लाया मार्केट में। और जो लोगों को कम प्राइस पर चीज मिलने लगी, क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें लगा कि उन्हें मिलने लगा है, मशीन मेड है, वो खरीदने लगे। और धीरे धीरे करके क्या था कि उनने प्राइस इतने कम कर दिए कि हर एक लोगों की वो क्या बन गई, जरूरत बन गई। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट खरीदना बंद कर दिया। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जब लोगों को उसकी आदत पड़ गई तो उन्होंने क्या किया, अपने प्राइसेस को ऊपर कर दिया। हैंडीक्राफ्ट तो बंद हो चुके थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई कर दिए। तो इससे क्या था, उन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेशन पॉलिसी लगाई, क्लियर। सो ये था ऑल अबाउट थोड़ा सा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की कैसे बंद हुआ, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस हैंडीक्राफ्ट डिके। तो पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर आल्सो चेंज एज मोर पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कल्चर टॉक टू वेस्टर्न स्टाइल। तो देखिए क्या था कि अब जो ब्रिटिश कल्चर था उससे बहुत इम्प्रेस थे लोग, जब नया नया आया तो बहुत ही उनसे जो टुक, यहाँ पर टुक आएगा, कल्चर टुक। तो देखिए क्या था कि उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए लोग, क्लियर। उनके लाइफस्टाइल, उनके कपड़े, उनके पहनने का तरीका, तो उससे इम्प्रेस होकर, इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, इंडियन कंज्यूमर्स ने उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ वो जाने लगे, क्लियर। जिस वजह से क्या था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, क्लियर। तो ये भी एक मेन रीजन था, ये 3 मेन रीजन से जिन वजह से क्या था, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं जो डेट बेस्ड होते हैं और आपको याद रखने पड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है जो कि डेट्स पर बेस्ड है और ये याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं पहले। व्हेन वाज टिस्को, TISCO, टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो देखिए ये क्या है। पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फुल फॉर्म अगर आपको पता है या नहीं पता तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, ऑप्शंस में फुल फॉर्म डाल दिया जाता है अलग अलग वे से और आपको बतानी है। तो मेनली यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमेशा आपको करेक्ट ही याद करनी है और अगर आपको सही वाली याद रहेगी तो चाहे ऑप्शंस कितनी भी हो आपके सामने, तो आपको जो करेक्ट वाली होगी उस पर नजर आपकी पड़ेगी और आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। हमेशा इसकी फुल फॉर्म अगर कोई है तो वो जरूर याद करके जाइए। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं डाला लेकिन बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अपडेट के रिलेटेड डाला है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर वाज दो बारी लग गया, व्हेन वाज द टिस्को इनकॉर्पोरेटेड। तो कब ये बनी, स्टार्ट हुई। तो देखिए अब इसके रिलेटेड पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन उससे पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर जरूर अपना साइड में लिखिए, साथ ही साथ इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो अब ये आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब इसका आंसर तो ऑप्शन बी है लेकिन इसको पढ़ते हैं डिटेल में। ये डेट है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये इसको है क्या। पढ़ते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर है 1907। अब क्या है, हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि ये जो पुअर स्टेट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाईलाइटेड बाय द पॉइंट्स, जो फॉलोइंग पॉइंट्स थे। दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब इस पॉइंट से रिलेटेड है ये जो टिस्को क्यों है। देखिए ब्लीक यानी कि नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हुई, कुछ हद तक उनकी ग्रोथ हुई लेकिन वो एक मतलब कुछ ग्रोथ थी लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं थी। काफी हद तक अगर आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो काफी हद तक वो बेनिफिशियल नहीं थी, जिससे नुकसान ही हुआ। मॉडर्न इंडस्ट्री तो बनी लेकिन काफी हद तक इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको नुकसान ही हुआ। क्लियर। क्या था, अब सबसे पहले पढ़िए कि 5 मेन ऑब्जर्वेशन है इनसे इनके रिगार्डिंग। तो पहले थी इनिशियली कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री मिल वाज सेटअप। तो जूट और कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हुई। अब जो कॉटन इंडस्ट्री थी लोकेटेड हुई मेनली इन वेस्टर्न इंडिया। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये वेस्टर्न इंडिया में लोकेट हुई। अब वेस्टर्न इंडिया में लोकेट हुई और इसका मेनली जो था महाराष्ट्र और गुजरात में था और कंट्रोल्ड बाय ये इंडिया थी। कॉटन इंडस्ट्री जो थी मेनली वेस्टर्न इंडिया में थी और मेनली इन महाराष्ट्र और गुजरात में थी, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। क्लियर। लेकिन अब मैंने ये इंडियंस ही क्यों बोला, ये मेनली कंट्रोल बाय इंडियंस थी लेकिन उसके तरफ दूसरी तरफ अगर चले जूट इंडस्ट्री की बात करें तो वो मेनली कहां पर थी, बंगाल में। लेकिन इसका प्राइमरी कंट्रोल किसके हाथ में था, फॉरेनर्स के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश रूल के हाथ में था। क्लियर। इसका कॉटन इंडस्ट्री का जो मेन कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, इंडियंस के। और ये जो इसका प्राइमरी मेन यानी कि कंट्रोल था वो फॉरेनर्स के हाथ में था। क्लियर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये जो था वेस्टर्न इंडिया यानी कि महाराष्ट्र और किस भी जगह पर है, महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, लेकिन ये जो है जूट वाला वो बंगाल में था। क्लियर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर, जो नोट कर लीजिएगा। अब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, अब देखिए आ गया ना पॉइंट। दूसरी मेन चीज क्या थी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोली गई जिसे बोला गया है टिस्को। क्लियर। यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्लियर, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई इन 1907। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या थी, सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। लेकिन मेनली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टिस्को के रिगार्डिंग, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्लियर। अब ये मत कंफ्यूज होगा, सीओ लगा हुआ है तो ओ की फुल फॉर्म क्या है, सीओ कंपनी की ही फुल फॉर्म होती है सीओ। क्लियर, इसी से डिनोट करता है। क्लियर। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 फिर सीमेंट इंडस्ट्री भी आई, पेपर भी आई और शुगर भी आई। क्लियर।
इसके बाद क्या था, देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी प्रीवियस लेसन पे भी बोला था कि जो इंडिया था, इंडियन जो था, कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग जो था इंपोर्ट कहाँ से करता था, बाहर से, यानी कि फॉरेन से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, उन्होंने ब्रिटेन बाहर फॉरेन से एक्सपोर्ट किया जाता था, क्लियर, इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री तो है नहीं थी जो मशीनरी वगैरह प्रिपेयर करे, बनाए, क्लियर। तो यहाँ पर हार्डली कोई कैपिटल गुड की इंडस्ट्री थी जो मशीनरी बनाती थी, तो बहुत ही मुश्किल आती थी, जिस वजह से हमारे यहाँ पर इंडिया में जो थी मॉडर्न इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक काम था, और उसको चलाना भी, क्लियर। जीडीपी और जीवीए, क्लियर, यानी कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एक देश की, क्लियर। और जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी रिमेन एक्सट्रीमली लो, ये भी क्या थी, एक्सट्रीमली लो थी। अब देखिए, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री तो हुई, लेकिन इन कारणों की वजह से हम बोल सकते थे ये क्या थी, ये पुअर स्टेट को डिनोट कर रही थी, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को, क्लियर। इसी वजह से ये क्या थी, पुअर सेक्टर को डिनोट कर रही थी, पुअर स्टेट को डिनोट कर रही थी, क्लियर। स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। तो देखिए, स्टेट पार्टिसिपेशन भी बहुत लिमिटेड थी उनकी, क्लियर। ये थे 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिलेटेड विद द ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब इसमें ये टिस्को वाला क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19, जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा इन द एंड आपको, तो यही एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपको बुक में तो इसका थोड़ा सा पार्ट मिलेगा, लेकिन ये जो ऑप्शंस डाले हैं वो अलग है, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, क्लियर। एक डिफरेंट वे से हमने क्वेश्चन लाया है। क्वेश्चन क्या है, हु कॉल्ड इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में विद आंसर डिटेल जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी के लिए आप अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है प्लेंकी द एल्डर, क्लियर। तो ये इसका आंसर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ऑप्शन विलियम डिक्वे, तो इसके रिगार्डिंग हमने फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, किससे रिलेटेड था ये पॉइंट, अगर आपको याद है तो विलियम डिक्वे इज रिलेटेड विद व्हाट, ये रिलेटेड था नेशनल इनकम, जो इनकम को जो एस्टिमेट कर रहे थे पर्संस, उनके नाम के बीच में ये दो नाम आपको पता होंगे, आरसी देसाई, और भी दो नाम थे, 2-3 नाम थे, जिनमें क्या था, नाम था जो रिलेटेड थे विद एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल और पर कैपिटा इनकम। तो ये दो नाम गलत हो गए, नन ऑफ दीज है और ये थे, हमें सिलेक्ट करना था, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, प्लिंकी द एल्डर, क्लियर। अब ये क्या था, ये कौन था पर्सन, तो इसको पढ़ते हैं विद डिटेल आंसर के साथ। आंसर इसका ये ऑप्शन सी ही है। अब देखिए क्या था कि एज प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। हमें इस चीज का पता है, हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही स्टार्टिंग में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन किया था, उससे रिलेटेड हमने डिटेल में पढ़ा था कि इंडिया जो था एक वेल नोन फाइन एक्सपोर्टर था, लेकिन किसका, फिनिश्ड गुड का। ये आपको याद रखना है कि किस चीज का एक्सपोर्टर था इंडिया प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, फिनिश्ड गुड्स का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि किसका, इस चीज को आपने गलत नहीं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है, फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड है। इंडिया प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, क्लियर, एक्सपोर्टर था, फाइन एक्सपोर्टर था ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड किस वे से, कौन कौन सी गुड्स में, फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, प्रीशियस स्टोन एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी चीजें थी जिनमें वो एक फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता था पूरे वर्ल्ड में, क्लियर। अब एक पर्सन था प्लिंकी द एल्डर, जो कि एक रोमन था, क्लियर। इन 1977 77 सीई, 17th सेंचुरी में उस पर्सन ने इंडिया को क्या बोला, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। किस वजह से बोला, इस वजह से बोला क्योंकि एक फाइन गुड एक्सपोर्टर था जो वेस्टर्न कंट्रीज को डोमिनेट कर रहा था, क्लियर, उनको पीछे छोड़ रहा था उस वजह से, क्योंकि वेस्टर्न इंडस्ट्री जो थी वो अपने आप को आगे लाना चाहती थी, लेकिन इंडिया हर चीज से आगे था एक्सपोर्ट करने में, मसालों से लेकर गुड्स तक, फाइन स्टोन्स तक, हर चीज में आगे था, क्लियर। जिस वजह से क्या था, उसने इंडिया को क्या नाम दिया, सिंक ऑफ द वर्ल्ड बुलियन, की वर्ल्ड के जितने भी बुलियन है उनके लिए एक जंगाल है, सिंक है इंडिया, क्लियर। तो बट क्या हुआ कि ब्रिटिश, इसीलिए क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और ब्रिटिश का राज हुआ, और इंडिया जो है पीछे रह गया, क्लियर। बाद में ब्रिटिश का राज हो गया यहाँ पर इंडिया में, क्लियर।
बट ब्रिटिश रूल जो था इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट। ब्रिटिश रूल ने क्या किया, इसका अंत कर दिया इस चीज का, द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन जो कहा जाता था इंडिया को। क्यों? अब देखिए क्या था कि पहले तो वो फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर था इंडिया, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट कन्वर्टेड द इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ओनली रॉ मटेरियल। सिर्फ वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर का बनकर रह गया। क्लियर? एंड इंपोर्टर किसका बन के रह गया? फिनिश गुड्स का। इंपोर्टर वो फिनिश गुड्स का बनकर रह गया और एक्सपोर्टर वो बन के रह गया किसका? रॉ मटेरियल का। क्लियर? सो ये चीज थी रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट था, कंसेप्चुअल था। सो ये नाम याद रखिएगा कि बुक में नहीं मिले, आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस चीज का इसको याद रखिएगा। क्लियर? लिख कर रख लीजिएगा। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। सुजे कैनल वॉज ओपन इन। अब ये क्या है, क्यों था, इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो आंसर के साथ, लेकिन अगर आपको पता है तो आंसर जरूर साइड में लिखेगा। ये कब ओपन हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1869 में। क्लियर? सो आंसर के साथ अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो 1869 में इसकी ओपनिंग हुई। तो देखिए, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between Britain and India। तो देखिए क्या था कि बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती थी। जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग जो लोग थे, उनको अपना जो रॉ मटेरियल था इंडिया से जो भेजना होता था ब्रिटेन में, उसको लेकर जाने में बहुत ही उनकी कॉस्ट वेस्ट होती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेस्ट होती थी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल जो रनवे था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस एस्टोमिस ऑफ सुजे इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में जो था उससे बनाया। लेकिन क्या था कि द कैनल प्रोवाइड डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप टू अमेरिका पोर्ट्स। क्लियर? तो जो उनके पोर्ट्स के रिगार्डिंग और भी सारे बहुत सारी चीजें आती थी जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने क्या किया, सुएज कैनाल बना दी इन 1869। क्लियर? जो क्या थी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर रही थी और जिस वजह से उन्हें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक मेन प्रॉब्लम थी उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती थी, तो वो कंट्रोल करने के लिए ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद था। क्लियर? सो ये बना कब? 1869 को। आपको ये डेट याद रखनी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? सो ये था आज का लेसन, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए और आगे भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ विद अनदर 5 क्वेश्चंस। थैंक यू।